This is an ABP Life podcast. मोदी सरकार 3.0 ने अपना काम धाम शुरू कर दिया है। विभागों का बंटवारा हो गया है। धीरे धीरे धूल बैठ रही है और देश अपने पुराने ढर्रे पर लौट रहा है। मंत्रिमंडल में सबसे अधिक चर्चा जिस बात की हो रही है कि इस बार पूरे मंत्रिमंडल में एक भी मुसलमान नहीं है। अल्पसंख्यक मंत्रालय में कोई मुसलमान नहीं है और अल्पसंख्यक मंत्रालय का जिम्मा जिस मंत्री को दिया गया है वो पहली बार किसी बौद्ध को दिया गया है। इन तमाम मसलों पर मैं व्यालोक बात करूंगा वरिष्ठ पत्रकार तहसीन मुनव्वर जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार व्यालोक। अभी जितनी बातें मैंने कही आपने सुनी कि किस तरह से इस कैबिनेट में कोई भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। पहली बार अल्पसंख्यक मंत्रालय का जिम्मा किसी बौद्ध को दिया गया है। एक तरह से जिसको कहते हैं मुसलमानों का मुख्य धारा से हटना, उसकी बात अब लगातार की जा रही है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? दो चीजें हैं। एक तो मुसलमान कभी मुख्य धारा से हटा नहीं है, वो राष्ट्र की धारा के साथ ही बहता रहता है, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि हाँ, ये बात सही है कि इस बार जो कैबिनेट है उसमें एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। और 2014 में हमने देखा था 3 थे, नजमा हेपतुल्ला थी, एमजे अकबर थे, मुख्तार अब्बास नकवी साहब थे, और 2019 में मुख्तार अब्बास नकवी साहब थे। 2014 में नजमा हेपतुल्ला तो गवर्नर बन गई और एमजे अकबर साहब मीटू का शिकार हो गए थे। लेकिन मैंने देखिए मुख्तार अब्बास नकवी साहब को काम करते देखा है व्यालोक, और माइनॉरिटी उसमें दोनों बार मैंने देखा, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। खासतौर से हज के दौरान उनके जो काम है, उन्होंने जितनी ज्यादा से ज्यादा सीटें उन्होंने बढ़वाई हज कोटे में सऊदी अरब से, और उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए थे पर्सनल लेवल पर भी। वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। माइनॉरिटीज के लिए उन्होंने जिस तरह की स्कीम्स चलाई थी, खासतौर से बच्चियों के लिए जो स्कीम्स थी, और माइनॉरिटीज में जो एक मौलाना आजाद स्कॉलरशिप वगैरह थी, जो कि बाद में अभी 2019 में सरकार ने बंद कर दी, 2019 लास्ट सरकार में बंद कर दी गई। तो उसमें जो है मैंने उनका काम देखा था। मुख्तार अब्बास नकवी जो है वो बहुत केपेबल मंत्री रहे, माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। लेकिन ये बात भी सही है कि जब भी हम अल्पसंख्यक कहते हैं तो उसमें सबकी नजर जो है मुसलमानों की तरफ जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा वर्ग है ये अल्पसंख्यक का। नहीं तो अगर देखा जाए तो इसमें 6 लोग आते हैं। उसमें बौद्ध भी हैं, उसमें पारसी भी हैं, उसमें सिख भी हैं, उसमें मुस्लिम्स भी हैं, और जैन, तो इस लिहाज से जैन भी है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अगर किसी बोझ को भी बनाया गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो भी अल्पसंख्यक में आते हैं। लेकिन जो एक बहुत बड़ा वर्ग होता है तो उसकी कुछ आकांक्षाएं वगैरह होती हैं, जिससे वो उम्मीद करते हैं कि भाई कहीं ना कहीं हमारा रिप्रेजेंटेशन हो, कोई हमारा चेहरा हो, जिनसे हम अपनी जाकर बात कर सकें, जिनको हम समझा सकें। देखिए, एक मुसलमान से आप किसी हिंदू धर्म के बारे में पूछेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में पूछेंगे, जैन धर्म के बारे में पूछें, तो उसके पास बहुत सारी मालूमात होगी, क्योंकि बचपन से वो इस तरीके को एक बहुत बड़े वर्ग के साथ रहता है, उसके बारे में जानता है। लेकिन किसी बौद्ध से अगर मुस्लिम लोगों के बारे में बहुत सारी बातें पूछी जाए तो वो ईद बकरीद और इससे 2-4 चीजों पर जाके उलझ जाते हैं, उसके अलावा ज्यादा मालूमात होती नहीं है। मैं किरण रिजिजू को भी जानता हूँ, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, और उम्मीद है कि वो भी इस मंत्रालय में अच्छा काम करेंगे। लेकिन व्यालोक क्या है कि ये हज का जमाना है, बकरीद भी आ रही है, ऐसे मौके पे, और देखिए ये जो जिस तरह का रिजल्ट आया है उसमें सरकार को एक, हमारे जैसे अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो कंप्यूटर दौर में हम लोग कहते हैं, डिजिटल दौर में जब हमारा मोबाइल हैंग हो जाता है तो हम कहते हैं इसको रिबूट कर लो, इसको रिफ्रेश कर लो, तो उससे जो है उसकी पावर्स बढ़ जाती है। तो यहाँ पे सरकार के पास एक मौका था कि 2022 में जब मुख्तार अब्बास नकवी साहब की राज्यसभा सदस्य समाप्त हो गई थी, तो उसमें उसके बाद जो है सरकार ने किसी को भी नहीं रखा था, तो ये मौका था। उसमें मुख्तार अब्बास नकवी साहब भी है, शाहनवाज हुसैन भी हैं, 2 चेहरे हैं जो हमेशा काम करते रहे। जैसे आपको याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद पड़ी थी तो 2 चेहरे थे, सिकंदर बख्त और आरिफ बेग साहब, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद रखी थी, उन लोगों में से थे, और इन्होंने हमेशा काम भी किया, इनको काफी कुछ भारतीय जनता पार्टी ने दिया थी। तो उस लिहाज से जो मुख्तार अब्बास नकवी साहब, शाहनवाज हुसैन साहब जितना ट्रोल होते हैं दूसरे लोगों के जरिए, अपने लोगों के जरिए, सबसे, तो मुझे लगता है कि इन लोगों को कुछ न कुछ जगह दी जानी चाहिए थी। और जिस तरह से मोहन भागवत साहब के बयान आए हैं, उसकी नजर में भी एक मैसेज, संदेश दिया जाना चाहिए था
लेकिन देखिए, हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ये लोग इल्जाम नहीं दे सकते। तेलुगु देशम पार्टी या जनता दल यूनाइटेड ये भी तो डिमांड कर सकती थी कि हमें मुस्लिम मंत्रालय दे दिया जाए, हमें माइनॉरिटी मंत्रालय दे दिया जाए, और किसी मुसलमान चेहरे को ले आते ही है, क्योंकि इनके तो मैनिफेस्टो में बहुत सारी इस तरह की बातें हैं और ये इनके वोटर भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो इनकी साथी जमातें हैं या चिराग पासवान भी हैं, तो ये जो साथी जमातें ये भी डिमांड कर सकती थी कि हमें माइनॉरिटी मंत्रालय दे दिया जाए ताकि हम जो है यहाँ पे एक मुस्लिम चेहरे को बैठा सकें, लेकिन ये लोग भी फेल हुए हैं। जी, एक यहाँ सवाल ये उठता है, बहुत वायरल हुआ था एक बूथ का जिसमें करीबन 4000 वोट थे, वहां पर 400 गांव प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गए, लगभग मुसलमानों का गांव था और वहां एक भी वोट भाजपा को नहीं पड़ा। एक धारा ये भी कह रही है कि भाजपा को मुसलमानों की तरफ से बिल्कुल ही वोट नहीं पड़ता। इस बार भी जो कैंडिडेट बीजेपी ने पिछली बार जो 2019 में 6 कैंडिडेट दिए थे, 6 हार गए थे। तो ये जो मुसलमानों का अलगाव है, जबकि 10 साल में हम देख रहे हैं, आपने खुद बताया कि काम के अंदर कोई ऐसा भेदभाव दिखता नहीं है और काम चाहे मुख्तार अब्बास नकवी ने किया हो या जो भी, या सरकारी योजनाएं हैं, वो सबके पास पहुंच रही है। मुसलमानों के इस डर का, अलगाव का भाजपा से, कैसे इसको देखते हैं आप? नहीं, देखिए, ये कह देना कि मुसलमान बिल्कुल वोट ही नहीं देता बीजेपी को, वो भी गलत है। जिसका जहाँ पे जोर होता है, जिस उम्मीदवार का जोर होता है, आपका जो है जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर भी निर्भर करता है। वो बहुत सारी चीजें होती हैं। भाजपा को अब जब लोग लखनऊ से भाजपा जीतती ही है और लगातार देखिए राजस्थान, देखिए राजनाथ सिंह जो जीत कर आते हैं तो क्या उनको मुसलमान वोट नहीं देते? जी बिल्कुल। ये बिल्कुल सोचना गलत है कि वो वोट नहीं देते हैं, और अगर नहीं देते हैं तो क्या आप चाहते हैं कि वो नहीं दें? जी, ये भी तो सवाल है। तो हम क्यों नहीं, जब हम सबके लिए कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारे साथ माझी भी आ जाए, हमारे साथ जो है जो ट्राइबल्स हैं वो भी आ जाए, हमारे साथ दलित भी आ जाए, हमारे साथ दूसरी कास्ट भी लोग आ जाए, हर तरह के लोग हमारे साथ जुड़ जाए, जब हम कोशिश कर रहे थे तो हम ये कोशिश क्यों नहीं कर रहे थे कि हमारे साथ मुसलमान भी जुड़ जाए? हम उनके लिए कौन से ऐसे स्पेशल कैंप्स लगा के उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं? कहीं ना कहीं अब देखिए कि क्या संदेश जाएगा अगर मुख्तार अब्बास नकवी या शाहनवाज हुसैन साहब को कुछ नहीं मिलता, तो उनके पास मतलब लोगों के पास क्या संदेश जाता है? हम क्या संदेश दे रहे हैं? हमने क्या रीबूट किया अपने सिस्टम को? हम क्या रिफ्रेश कर रहे हैं अपने सिस्टम को? तो वो वाली भी चीजें हैं ना, हम सबका साथ सबका विकास की जब बात करते हैं तो वो क्या है? मुझे ये इससे नहीं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट किसी के पास भी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काबीना में एक मुस्लिम चेहरा अगर होता है तो एक मैसेज जाता है, एक संदेश जाता है। ये तो प्रधानमंत्री तो सबके प्रधानमंत्री है, मुसलमानों के भी हैं, हिंदुओं के भी है, सिखों के भी हैं, बौद्ध के भी हैं, सबके प्रधानमंत्री। तो इसी प्रकार से जो भी मंत्री होगा काबीना में वो सिर्फ एक खास धर्म को थोड़ी रिप्रेजेंट करता है। अब जो ये कैबिनेट बन गई है पूरे देश की कैबिनेट है, प्रधानमंत्री की कैबिनेट है। प्रधानमंत्री का प्रोरोगेटिव होता है भाई, जिसको चुनना चाहे, जिसको अपनी कैबिनेट में रखना चाहे रखें, जिसको नहीं रखना चाहे नहीं रखें। तो ये तो उनके ऊपर है ना कि वो जिसको रखना चाहते हैं रखते हैं, जिसे नहीं रखना चाहते नहीं रखते हैं। लेकिन एक संदेश जो दिया जाता है वो सब कुछ, पॉलिटिक्स में क्या परसेप्शन सब कुछ होता है, तो संदेश अहम होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वहाँ जो है कुछ चूक हुई है, और मुझे उम्मीद है कि आगे चल के जो है शायद इसको दूर कर लिया जाएगा। और वैसे किरण रिजिजू भी अच्छा काम करते भी है, ऐसी बात नहीं है। और उनका रिप्रेजेंटेशन बौद्ध माइनॉरिटीज में आते हैं और उनको भी रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है, ऐसी बात नहीं है। अगर वो आए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन काबीना में और भी बहुत सी मंत्रालय हैं, और मुझे लगता है कि तेलुगु देशम पार्टी भी या दूसरे जो एलाइज हैं भाजपा के, वो भी ये मांग कर सकते थे कि हमें आप जो है कोई अच्छा मंत्रालय दे दीजिए, और या हमें ये जो माइनॉरिटी विभाग दे दीजिए, ये भी मांग कर सकते थे। तो ऐसा किसी ने मांग की नहीं। आपने जो कहा कि राजनीति में परसेप्शन का बहुत महत्व है, प्रतीकों का बहुत महत्व होता है जी, और इसी से जुड़ा हुआ अंतिम सवाल है कि एक तरफ प्रधानमंत्री लगातार बोलते रहे हैं सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, दूसरी तरफ जो परसेप्शन जा रहा है, और शायद यही वजह है कि मुसलमानों की भाजपा से दूरी। चलिए मैं ये मान लेता हूँ, आपने जैसा कहा कि ऐसा नहीं है कि मुसलमान बिल्कुल वोट ही नहीं देते हैं, और ये सही बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं माना जा सकता है, लेकिन ये भी परसेप्शन बना हुआ है कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देते हैं। तो इस अलगाव को खत्म करने के लिए भाजपा की तरफ से प्रयास होने चाहिए, ऐसा आपने कहा। फिलहाल आप
क्या देखते हैं कि इस गठबंधन सरकार में कुछ तलखियां कम होंगी, सरकार की दूरियां मिटेंगी? देखिए मैं आपके सवाल को बिल्कुल दूसरे तरीके से कहता हूँ। जिस तरह का रिजल्ट आया है उससे तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि हिंदू भी भाजपा को वोट नहीं देते। हाँ बिल्कुल, आप उसको उस तरह क्यों नहीं लेते? हाँ बिल्कुल नहीं देते। हाँ, तो आप जिस तरह का रिजल्ट आया है उस हिसाब से हम कह सकते हैं 40-45% वोट देते ही नहीं इनको। तो क्या फिर आप उनके खिलाफ भी कुछ करते हैं? नहीं, ये एक तरह की ना ये देखिए, ये एक तरह का राजनीतिक, मैं इसको कहता हूँ षड्यंत्र सा होता है। ये किसी भी को आप जो है टारगेट करने लग जाते हैं कि यही वोट नहीं देते। अयोध्या के लोगों ने वोट दिया तो फिर उनको भी टारगेट कीजिए आप। गलत जो है दृश्य तैयार करते हैं किसी भी धर्म के लिए, किसी भी जाति के लिए। और ये भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इस तरह की चीजें होनी नहीं चाहिए। एक तो मुसलमानों की भी जिम्मेदारी बनती है कि ये हमने कैसे ये एक अपनी एक तस्वीर बनने दी कि हम इस पार्टी को वोट देते हैं, इस पार्टी को नहीं वोट देते। तो वोट तो गुप्त दान है ना। आप उस कमरे में जाके उस ईवीएम में किसका बटन दबा रहे हैं, किसको कैसे पता चल रहा है? ये आप ही तैयार कर रहे हैं ना अपनी तस्वीर। आप खुल के कुछ के ये इस तरह का मौका आने क्यों देते हैं? आप 15% लोगों के बारे में कह रहे थे कि वो भाजपा को वोट नहीं देते। मैं कह रहा हूँ 20-25-30% हिंदू भी वोट नहीं देते। फिर आप क्या करेंगे? तो इसलिए ये लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें इस तरह की कोई भी तस्वीर किसी भी जाति धर्म की तैयार नहीं होनी चाहिए। इसमें वोटर जो है अपनी चॉइस से वोट देता है और ये उसका हक है, राइट है। जैसे मोहन भागवत साहब का स्टेटमेंट आया है उसके अनुसार एक वो कहते हैं कि विपक्ष नहीं होता, प्रतिपक्ष होता है। और फिर एक बार रिजल्ट आने के बाद सबको साथ मिलकर देश की प्रगति के लिए, देश की उन्नति के लिए और देश के विकास के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास बहुत जरूरी हो जाता है। ये बिल्कुल ठीक बात है। ये बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। This is an ABP Live podcast.